सूर्या हसदा एनकाउंटर भी फेक था, मैं 100% कह सकता हूँ। अमन साहू के एनकाउंटर की भी जांच हो, अगर बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है। खुद फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त टॉपर हो जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। वो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड, टाटा में उन्होंने काम किया है, एमबीए किया, और फर्जी एमबीए नहीं किया है, ओरिजिनल एमबीए किया है। और उसके आधार पर उन्होंने वहां पर, मुझे लगता है कि अप्रत्याशित जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले अप्रैल की बात है, 5 आतंकी जो है वो पकड़े जाते हैं धनबाद से। ये उसी हिजबुत तहरीर के होते हैं। और आप मॉड्यूल देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके के लोग। और जब संथाल की बात आती है तो बड़ा डर लगने लगता है कि मतलब वहाँ की स्थितियां बहुत डराने वाली हैं। अमित मंडल इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? बावजूद इसके जानते हैं वहाँ के नेतागण कि मेरा वोट बटेगा, आखिर राजद और कांग्रेस को एक साथ फ्रेंडली फाइट करने की वहाँ जरूरत क्या पड़ी? जैसे मंत्री हैं संजय यादव जी यहाँ पे, क्या वो अपने महागठबंधन के अलायंस के लिए गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक सीट नहीं दे सकते थे? एक सीट तो कम से कम जेएमएम को देना चाहिए। कटोरिया देते, बांका देते, पूर्णिया के पास का सीट थे, कई ऐसी सीट है जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य है। लेकिन डीजीपी जो थे झारखंड के, तो अमन साहू का एनकाउंटर एक प्लान का हिस्सा था। कोयलांचल शांति समिति जो फायरिंग करता है रांची में बीचों बीच डोरंडा में, उसके गठन में डीजीपी उस समय रहते हुए उनकी भूमिका है। चैट्स में पैसे के लेन देन की मतलब पूछे तो मतलब ये सब सुन के तो डर लगता है। हथियारों का पाकिस्तान से आना, मतलब देशद्रोह का भी सारा कुछ हो रहा है। तरफ क्या तो रहे हैं कि हमको सभी वर्गों का वोट मिला है गोड्डा में और पूरे झारखंड में, लेकिन सबसे पहले आप जो है गर्दन काटने का काम कुशवाहा का कर रहे हैं, आप कुर्मी का कर रहे हैं, आप वहाँ पर जो है अल्पसंख्यक का कर रहे हैं। बांका में आप देखिए। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और झारखंड बीजेपी के युवा तुर्क हमारे साथ हैं, अमित मंडल साहब। बहुत स्वागत है आपका तो भारत मित्र में। सर, आज तो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। बिहार चुनाव से बहुत मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। देखिए, राजनीति है, चुनाव है, चलता रहता है, उठापटक चलती रहती है। लेकिन मुझे खुशी है कि जिस तरह से रुझान आ रहा है और महिलाओं ने जिस तरह से जी, वोट किया बिहार में, वो अप्रत्याशित रहा। जी। और जिस प्रकार से 20 साल की सरकार चली जदयू और एनडीए गठबंधन की, और उसके बाद भी ऐसा बम्पर वोटिंग होना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में वहां पे पोलिंग हुआ। जी। और उसका यही परिणाम है कि आज बम्पर वोटों से हर एक सीट में एनडीए आगे चल रहा है। और झारखंड के लिए बहुत ज्यादा इससे हम लोगों को उत्साहित होने की जरूरत है, क्योंकि कहलगांव और संथाल परगना और अंग प्रदेश का जो क्षेत्र जो राजनीतिक गढ़ रहा है बिहार में, वहां पर अप्रत्याशित चीजें हुए हैं, जिसका परिणाम, जिसका असर सीधा सीधा झारखंड की राजनीति में होने वाला है। अच्छा, अब कहलगांव विशेष सीट की बात करते हैं, चूंकि अमित मंडल भी काफी फोकस रखे हुए थे उसमें। उसके नतीजे क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, कहलगांव तो शुरू से हम लोग जान रहे थे कि वहां पे एनडीए जीतने वाला है। उसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। ऐसे भी एनडीए वहां पर मजबूत था, क्योंकि शुभानंद मुकेश जी जो वहां पे एनडीए के जदयू के प्रत्याशी हैं, उनका अलग लेगेसी चल रहा है। उनके फादर सदानंद सिंह जी 9 बार से जी। कांग्रेस की सीट से वहां पे वो जीते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बने थे, उनकी अलग छवि है। वो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड, टाटा में उन्होंने काम किया है, एमबीए किया, और फर्जी एमबीए नहीं किया है, जी। ओरिजिनल एमबीए किया है। और उसके आधार पर उन्होंने वहां पर, मुझे लगता है कि अप्रत्याशित जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अभी हालांकि 6 राउंड की ही वोटिंग हुई जी। है, लेकिन 6 राउंड के बाद हम लोगों को पूर्णतः विश्वास है कि ये आने वाला जो रिजल्ट होने वाला है खलगांव का, वो भी सुखद होगा। लेकिन मैं आपको, हार जीत तो लगी रहती जी। है, कोई लड़ेगा तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा, ये चलती रहेगी। लेकिन कुछ चीजें जो वहां पे नोट करने लायक है, वो है ये है कि वो कांग्रेस का स्वाभाविक रूप से सीट बनता है। वहां पर राजद के उम्मीदवार को खड़ा कर देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस और राजद एक दूसरे को डबल क्रॉस कर रहा था। जी। कांग्रेस राजद को डबल क्रॉस कर रहा था और राजद कांग्रेस को डबल क्रॉस कर रहा था। बावजूद इसके जानते हैं वहां के नेतागण कि मेरा वोट बटेगा, आखिर राजद और कांग्रेस को एक साथ फ्रेंडली फाइट करने की वहां जरूरत क्या पड़ी? इसके पीछे की राजनीतिक गतिविधियों को आप देखेंगे तो आपको ये साफ प्रतीत हो जाएगा कि अपने मंत्री पद के बदौलत, जो झारखंड के हमारे मंत्री हैं संजय यादव जी, उन्होंने टिकट वहां खरीदा। टिकट खरीदा तो वहां पर वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं, बेटे को लॉन्च वहां करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम के यहाँ से मंत्री जाते हैं, सुदीप्त सोनू जाते हैं वहां पर झारखंड बिहार में जाकर सीट मांगते हैं। पहले 20 सीट मांग की, फिर 6 सीट पे आए, फिर कहा कम से कम भीख में 2 सीट तो दे दो। वो भी जब नहीं मिला तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़ा होता है कि जो मंत्री कोटे, जो महागठबंधन कोटे से मंत्री हैं संजय यादव जी यहाँ पे, क्या वो अपने महागठबंधन के अलायंस के लिए
गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक सीट नहीं दे सकते थे? एक सीट तो कम से कम जेएमएम को देना चाहिए। कटोरिया देते, बांका देते, पूर्णिया के पास का सीट देते, कई ऐसी सीट है जहां पर आदिवासी बाहुल्य है। लेकिन पुत्र मोह में अगर जब व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उनको सही और गलत का निर्णय लेने का फैसला नहीं होता है। वो अपने बेटे के लिए सिर्फ लड़ रहे थे वहां पे कोई वो जदयू वहां पे कोई वो महागठबंधन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ते। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि आज की डेट में दीपिका पांडे सिंह जी जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास की, उन पे वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, प्रदीप यादव जी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आखिर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता जो गोड्डा विधानसभा से उनको जिताने में उन्होंने एरी चोटी एक कर दी, उन सब के लिए वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस वहां से अपना प्रत्याशी खड़ा करता है प्रवीण सिंह कुशवाहा, सबसे पहला उन्होंने वार किया। आप बोल रहे हैं ए टू जेड की पार्टी है, सब वर्ग मुझे वोट देता है, सबसे पहला तो आपने हत्या करने का काम किया प्रवीण सिंह कुशवाहा के पॉलिटिकल करियर का। कुशवाहा समाज से आते हैं, विक्रम मंडल जो राजद से आते हैं, धानुक समाज से आते हैं, उनका टिकट काटकर आपने जो है अपने बेटे को लॉन्च कर दिया वहां पे। तो आप एक तरफ कह तो रहे हैं कि हमको सभी वर्गों का वोट मिला है गोड्डा में और पूरे झारखंड में, लेकिन सबसे पहले आप जो है गर्दन काटने का काम कुशवाहा का कर रहे हैं, आप कुर्मी का कर रहे हैं, आप वहां पर जो है अल्पसंख्यक का कर रहे हैं। बांका में आप देखिए, बांका में जो सिटिंग जो पूर्व मंत्री थे उनका टिकट काट दिया गया, एक अल्पसंख्यक चेहरे को काट दिया गया। आप उप मुख्यमंत्री का जो घोषणा नहीं कर रहे हैं, तो आपको अल्पसंख्यक का वोट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो तो मेरी झोली में जाएगा। तो इस तरह की तमाम राजनीतिक गतिविधियां जो हुई है, मैं आपको एक बात दावे के साथ कहता हूं कि कहलगांव का परिणाम जो भी हो, 101% एनडीए बम्पर वोट से वहां जीत रही है, सरकार बना रही है। और ये जो गतिविधि हुई है कहलगांव में, बांका में और अंग क्षेत्र के आसपास की, वो मील का पत्थर साबित होगा झारखंड की राजनीति में, क्योंकि झारखंड की राजनीति में महागठबंधन में दरार जो कहलगांव और बांका के राजनीति के कारण पड़ा है, वो लंबा उसका प्रभाव झारखंड में रहेगा। और आने वाले समय में आपको कह सकता हूं कि राजद ने जो यहाँ पर प्रिविलेज जो है एक तरह से लिया था, एक विधायक पर मंत्री का और 4 विधायक में एक मंत्री का, जेएमएम को सोचना चाहिए, क्योंकि जेएमएम कहीं ना कहीं भीख मांग रहा था, उसको सीट नहीं मिला। और आज की डेट में जो सम्मान और आदर राजद को मिल रहा है, मुझे जेएमएम पे जो है दुख होता है, उनकी राजनीति पे दुख होता है कि आखिर झारखंड की और 1932 खतियान की जो आप बात करते हैं वो आपका कहाँ रहा? वो तो खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब सारी गतिविधि आने वाले समय में मील का पत्थर झारखंड की राजनीति में होगी। अच्छा, थ्री इडियट्स फिल्म देख रहा था, उसमें एक डायलॉग है कि खुद फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त टॉपर हो जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। आज घाटशिला उपचुनाव का भी नतीजा है, ठीक है, घाटशिला में है, चूंकि आपका बहुत सरोकार वहां था नहीं, हमने देखा आप बिहार चुनाव पर आपका ज्यादा फोकस था, लेकिन एक दुख तो वहां पर भी, मतलब क्या लग रहा है ये जो एसटी वोट है, इससे कनेक्ट इतने सारे मुद्दे मिल रहे थे, मतलब सूर्य हंसदा का एनकाउंटर, वो तो आपके क्षेत्र का ही मामला है, रिम्स 2 की जमीन उरांव आदिवासी का इससे जुड़ा मामला है, चाईबासा में लाठीचार्ज हो आदिवासी, तो बीजेपी को क्या कहीं कनेक्ट करने में वो दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दमखम के साथ घाटशिला चुनाव लड़ा, और जो आपने उदाहरण दिया कि दोस्त जीत जाता है, तो दोस्त वहाँ का मेरा परिवार ही जीता बिहार में। तो ये तो बात ही नहीं है। हम लोगों को जितनी खुशी बिहार जीतने की है, उतने हम लोगों को समीक्षा करने की जरूरत है घाटशिला चुनाव में भी। तो घाटशिला चुनाव का लेकिन मामला थोड़ा अलग हो जाता है। अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि जब सहानुभूति का लहर चलता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे उस पर हावी नहीं हो पाते हैं। तो इससे कहीं आपको डिस्कनेक्ट होता हुआ अगर दिख रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर जो लोगों की संवेदना थी, तो हो सकता है दिवंगत जो हमारे मंत्री जी थे उनके साथ थी। लेकिन भारतीय जनता, खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो घाटशिला में थे, उन्होंने दमखम के साथ लड़ा, जोरदार तरीके से लगा, पुरजोर तरीके से लगा। और जैसा मैंने कहा है कि राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है। आज हम लोगों ने लड़ाई हारी है, लेकिन युद्ध अभी तक से हम लोगों को लड़ना है, और युद्ध हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, और आने वाले समय में झारखंड में इसका परिणाम भी सुखद होगा। आप संथाल से आते हैं अमित भैया, और सबसे अच्छी बात है कि आप बौद्धिक हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सामाजिक चीजों से जुड़े रहते हैं। मैं शेख हसीना का कल एक इंटरव्यू देख रहा था। शेख हसीना ने भारत को अलर्ट किया है कि भाई बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो वहां पर हिजब उत तहरीर करके एक संगठन है जिसने सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद यूनुस जो वहां के प्रधानमंत्री, उन पर आरोप लगाया शेख हसीना ने कि वो कट्टरपंथी ताकतों को मतलब पोषित कर रहे हैं, और उनका अगला फोकस बिहार, ये अपना देश में है, भारत में। कुछ दिन पहले, अप्रैल की बात है, 5 आतंकी जो है वो पकड़े जाते हैं धनबाद से, ये उसी हिजबुत तहरीर के होते हैं।
और आप मॉड्यूल देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके के लोग। और जब संथाल की बात आती है तो बड़ा डर लगने लगता है कि मतलब वहां की स्थितियां बहुत डराने वाली हैं। अमित मंडल इन सब चीजों को कैसे देखें? देखिए, मैं फर्म इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हम लोगों का भले जो है चुनाव हम लोगों ने हारा है, पिछला जो विधानसभा हुआ था, लेकिन जो हम लोगों का मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिए का, इलीगल इमिग्रेंट्स का, वो मुद्दा है। और हारने मात्र से वो मुद्दा गौन नहीं हो जाता है, वो मुद्दा है। और वहाँ पे वो वास्तविकता है कि जिस प्रकार से आपने कहा है कि कट्टरपंथी सोच बांग्लादेश की तरफ से इन्फिल्ट्रेट होके बिहार और झारखंड में प्रवेश कर रहा है, वो सच्चाई है। और इस सच्चाई का ये परिणाम है कि जो आतंकी मॉड्यूल्स के भांडाफोड़ हुआ, जिस प्रकार से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हालांकि दिल्ली में ब्लास्ट में अभी आधिकारिक कोई सूचना इसकी नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश की तरफ वो इशारा कर रहा है। वो उसकी शुरुआत संथाल परगना से हो रही है, उसकी शुरुआत बंगाल से हो रही है, उसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। बिहार सरकार ने तो फिर भी एसआईआर इम्प्लीमेंट करके इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाया है, और उसका परिणाम भी निकल के आया है। आप जो परसेंटेज वोटिंग देख रहे हैं इस बार ज्यादा हुआ है, कहीं ना कहीं जेन्युइन वोटर्स ने वोट किया, इसके कारण वहां पे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। लेकिन सोचना अब झारखंड में है कि झारखंड के नेता और खासकर जेएमएम और महागठबंधन के नेता सिर्फ वोट बैंक से प्रेरित होकर ही चुनाव लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, या फिर इन वैश्विक मुद्दों को और जो हिंदुस्तान का मेन मुद्दा है उसको लेकर भी राजनीति करेंगे। और कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस इन सब चीजों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश बचेगा तभी हम और आप बचेंगे। नहीं तो झारखंड में राजनीति करते रहिए और देश में जो है खतरा बढ़ता जाएगा, तो ऐसी राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। कल बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं। पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के डर लगा। बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता, उनके मुंह से हल्की बात नहीं निकलती। वो बात करते हैं तो तथ्यों पर बात करते हैं। और उनके जैसा आदमी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि भाई डीजीपी जो थे झारखंड के, तो अमन साहू का एनकाउंटर एक प्लान का हिस्सा था। कोयलांचल शांति समिति जो फायरिंग करता है रांची में बीचों बीच डोरंडा में, उसके गठन में डीजीपी उस समय रहते हुए उनकी भूमिका है। चैट्स में पैसे के लेन देन की मतलब कुछ है, तो मतलब ये सब सुन के तो डर लगता है। हथियारों का पाकिस्तान से आना, मतलब देशद्रोह का भी सारा कुछ हो रहा है। तो क्या कहेंगे? मतलब ये तो बिल्कुल वैसी हो गई कि आर्मी के चीफ हैं, वो आईएसआई के एजेंट निकल जाए तो देश ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो खतरे की बात है। नहीं, देखिए, खतरे की बात तो है। और अगर बाबूलाल मरांडी जी ने अगर कोई बातें कही हैं तो वो हवा में तो नहीं है, जी। उसके पीछे का तथ्य है। नेता विपक्ष होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी ने यदि कोई बातें रखी है तो उन सारे तथ्यों की जांच होनी चाहिए। अगर सरकार निष्पक्ष है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, सारे चीज़ों की बात जानकारी होकर एक कमेटी गठन कर कर विधानसभा के अध्यक्षता में कमेटी गठन होनी चाहिए अंदर, और उसके बाद इन सब चीज़ों की जो है प्रारंभिक जांच शुरू होनी चाहिए। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी भी होने चाहिए। वही मैंने कहा कि यदि ऐसी चीजें हो रही है झारखंड में तो अलार्मिंग सिचुएशन है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो इस सब तो फिर तो कोई नहीं बच पाएगा। आप एक तरफ बोलते हैं जीरो टॉलरेंस अपराध में है, एसीबी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहीं एसीबी के मुखिया अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर एसीबी का मतलब क्या बनता है? ईडी सीबीआई फिर आएगा तो आप बोलेंगे कि ईडी सीबीआई कार्रवाई केंद्र करा रही है, लेकिन आपके जो तंत्र है वो तंत्र में कहीं सवाल उठेगा। तो लेट अस बी श्योर कि उनको हम लोग क्लीन चिट देने के लिए उनकी जांच कराएं, उनके जितने भी जो गंभीर आरोप लगे थे उनकी जांच हो। सूर्या हंसदा एनकाउंटर भी फेक था, मैं 100% कह सकता हूँ। अमन साहू के एनकाउंटर की भी जांच हो, अगर बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है। हालांकि उस समय किसी ने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि इनकाउंटर हुआ है और ह्यूमन राइट्स के आधार पर भी ऐसे सब इनकाउंटर्स की जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये अमित मंडल पूर्व विधायक भी हैं और बीजेपी के यंग फेसेस में से एक बहुत प्रोमिनेंट चेहरे हैं। हर मुद्दे पर उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, रांची।